हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। टुडे वी डिस्कस अबाउट द इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट। आज हम लोग इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के बाद जो जो रेफ्रिजरेंट हम लोग का रोल में आया था, जैसे R11, R12, फिर R134A, R152A, है ना, एमोनिया, NH3, वाटर, NH2O, CO2, ये सारा जो रेफ्रिजरेंट है इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारा का प्रॉपर्टी जानेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कुछ अल्टरनेटिव। सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्यों हटाया गया था, इसका वीडियो मैं प्रीवियस वीडियो में कवर किया हूँ, है ना। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो एक बार देख लें। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है, इसीलिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोगों ने एलिमिनेट किया। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो केमिकल रिएक्शन वगैरह जो ओजोन के साथ होता है, मैंने वो भी डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो नाउ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अल्टरनेटिव्स था वो था HCFC। पहला HCFC आया, उसके बाद आया HFC, उसके बाद नेचुरल रिफ्रिजरेंट और हाइड्रोकार्बन और इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट इसमें आता है। नेचुरल रिफ्रिजरेशन में रिफ्रिजरेंट जो है, नेचुरल रिफ्रिजरेंट में आता है हाइड्रोकार्बन, इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट, सारा इसी में इन्वॉल्व है। तो HCFC का जो मुख्य इंपॉर्टेंट कुछ जो रिफ्रिजरेंट है वो है R22, R124, R124, ये सारे रेफ्रिजरेंट HCFC। और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं, लेकिन अभी मैं दो एग्जांपल लिया हूँ। HFC का अगर हम लोग देखेंगे तो HFC में R134A बहुत इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट है, इसके बारे में आपका सिलेबस में बहुत डिटेल में जानना है, और R152A के बारे में। ठीक है, तो ये सारा आ जाता है HFC के बारे में। नेचुरल रेफ्रिजरेंट में अगर हम लोग इनऑर्गेनिक का बात करेंगे तो NH3, वाटर, CO2 एंड मेनी मोर, बहुत सारा है इसमें भी। और हाइड्रोकार्बन में प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, है ना, ये सारा आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स में। तो नाउ एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सर्वे जो मैंने किया है उसके बारे में जानेंगे कि हेलो कार्बन्स रेफ्रिजरेंट का, हेलो कार्बन्स के कुछ रेफ्रिजरेंट का एक पहले जान लेते हैं कि हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट में क्या क्या होता है। जो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट है ये सारा मतलब मानव निर्मित है, सिंथेटिक प्रोसेस, साइंस के द्वारा बनाया गया है। सारा केमिकल रिएक्शन और फार्मूलाज वगैरह लगा करके हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट को बनाया जाता है। अगर आप देखिएगा तो हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट आर ऑल सिंथेटिकली प्रोड्यूस, इसको हम लोग सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं, एंड वेयर डेवलप्ड एज द फ्यूरोन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट, और हम लोग उसको फ्यूरोन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट नाम दिए हैं। जो भी हम लोग का रेफ्रिजरेंट होता है उसको हम लोग फ्यूरोन फैमिली नाम दिए हैं। ठीक है, जो हम लोग का सिंथेटिकली जो प्रोड्यूस्ड होता है हेलो कार्बन्स का जितना भी रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग फ्यूरोन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, फ्यूरोन फैमिली। तो ये सारा सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाता है, HCFC भी आ जाता है, और HFC भी आ जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC और HFC तीनों इसी में इंक्लूड होता है। ये ऑल आर हेलो कार्बन्स, ये सारे के सारे ये तीनों हेलो कार्बन्स ही होते हैं, और इनका जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है ये तीनों। ठीक है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस। अगर इसमें आप CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में देखेंगे तो R11, R12, R113, R114, R115 एंड मेनी मोर, और बहुत कारक हैं। और HCFCs में आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट में है R22, R123, ये सब। HFC में अभी मैंने बताया था R134A, R152A भी इंपॉर्टेंट है, R404A, R407C एंड R410A। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है HFC के लिए। अब अगर हम लोग देखेंगे ये सारा तो क्या था, ये सब सारा था सिंथेटिक प्रोसेस से बनाया हुआ, सिंथेटिकली बनाया हुआ, डेवलप किया गया है फ्यूरोन फैमिली हेलो कार्बन्स का। लेकिन कुछ है जो नेचुरल भी है, जिससे कि हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, नेचुरल में क्या आ जाता है, इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब आ जाता है नेचुरल में। तो इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट में जो कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था वो था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एमोनिया, है ना, एयर और सल्फर डाइऑक्साइड। दिस आर फॉर इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट, ये सारा इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सर्वे। जो हम लोग सर्वे किए हैं रेफ्रिजरेंट को लेकर के, सर्वे किए हैं कि कौन किसका ODP क्या होता है, GWP क्या होता है। तो ODP के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। ODP का मतलब होता है ओजोन डिप्लेशन
पोटेंशियल, और GWP का है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ सम रिफ्रिजरेंट, कि कुछ रिफ्रिजरेंट का क्या क्या इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है कुछ रिफ्रिजरेंट का। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रिजरेंट लिए हैं, उसका इन्वायरमेंट इफेक्ट देखते हैं कि इन्वायरमेंट में कौन कितना ODP और कितना GWP ये उसका है, ठीक है, वेरी कैसे कर रहा है। तो क्लास अगर हम लोग बांटे हैं, जैसे HCFCs पहले लिए, HFCs हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर चुके हैं, इसीलिए उसका बात यहाँ नहीं करेंगे। HCFCs, HFCs और आ गया नेचुरल रिफ्रिजरेंट और एक हाइड्रोकार्बन्स, इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले HFCs स्टार्ट करते हैं R134A के बारे में। तो R134A का ODP जो है ODP 0 होता है। HCFCs पहले छूट गया। तो HCFCs अगर देखिएगा R22 तो इसका ODP होता है 0.055, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल है, ODP भी यहाँ नेग्लिजिबल है, बट HCFCs का GWP बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, 1700 के आसपास होता है। और HFCs में अगर आप देखिएगा तो R134A का ODP यहाँ भी 0 होता है और GWP 1300 होता है। वो R152A का 0 और इसका जो GWP है वो लेस देन है R134A का, उससे कुछ कम है। R404A का देखेंगे तो इसका ODP 0 है बट GWP 3800 है। और R410A अगर देखेंगे, R410 देखेंगे तो ODP 0 बट GWP कितना है 2000 के आसपास, ठीक है, 2000 हो गया R410 का। अब अगर हम लोग नेचुरल रिफ्रिजरेंट का बात करेंगे तो इसमें हम लोग का CO2 और NH3 यहाँ लिया हूँ। तो CO2 700, आपको पता है कि इनऑर्गेनिक रिफ्रिजरेंट जो रहता है वो 700 सीरीज का होता है, तो 700 से स्टार्ट होगा। R744 एंड एमोनिया का R717, ठीक है, इसका ODP 0 बट दोनों का GWP क्या होता है, GWP लगभग 1 के बराबर होता है, ठीक है, लगभग 1। और इसका एमोनिया का लेस देन 1 होता है, एमोनिया का लेस देन 1, तो काफ़ी अच्छा है ये एमोनिया। अगर हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर कंपेयर करेंगे तो एमोनिया काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो प्रोपेन का हो गया R290 प्रोपेन का फॉर्मूला होता है, और आइसोब्यूटेन का होता है R600A। इसका ODP 0 होता है दोनों का, बट GWP 20 होता है दोनों का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सारा रिफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज़, जैसे R22 HCFCs के बारे में, ठीक है, R22 HCFCs के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसका हम लोग ODP आपको बताए थे कि 0.05 और GWP 1700 था, ठीक है, 1700 था। लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में जानना आपको ज़्यादा चाहिए कि R22 हैज़ 40% मोर रिफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी। इसका जो रिफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, अदर रिफ्रिजरेंट के कंपेयर में इसका जो रिफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी है वो 40% ज़्यादा होता है, ठीक है। R22 हैज़ 40% मोर रिफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका है, कुछ पॉजिटिव में ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, बट इसका रिफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। हाइयर प्रेशर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर आर नॉट सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। बोल रहा है कि हाइयर प्रेशर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, हाइयर प्रेशर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर चाहिए, एंड नॉट सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, और ये सुटेबल नहीं होता है लो टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए। अगर आप लो टेम्परेचर अगर आपको गेन कराना है तो R22 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो R22 का इस्तेमाल जब कुछ ज़्यादा ठंडा किसी चीज़ को करना है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ करना है, तो ही आप यूज़ कर पाएंगे जब आपको लार्ज स्केल में ठंडा करना हो। तो हाइयर प्रेशर एंड डिस्चार्ज टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, ये सूटेबल नहीं होता है लो टेम्परेचर के लिए, समझ गए। एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, आपको मैंने बताया कि इसकी हाई टेम्परेचर प्रेशर के लिए यूज्ड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लो टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इसको इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, इसीलिए इसको कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हैं। एंड फॉरेन फूड स्टोरेज एंड डिस्प्ले केसेस, ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको फॉरेन फूड स्टोरेज में यूज़ करते हैं। जब हम लोग को बाहर से बहुत फूड का कुछ मतलब मंगाना होता है, खाने का कुछ प्रोडक्ट,
तो जो स्टोरेज टैंक होता है वो उसमें हम लोग R22 का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लंबे समय तक उसको ज़्यादा ठंडा रख सके और भोजन को ख़राब होने से बचाए। तो ये था R22 का। जो R22 का अगर हम लोग देखेंगे डिमेरिट्स में, तो सिर्फ ये डिमेरिट्स है, GWP इसका ज़्यादा होता है, बाकी इसका इफ़िशियंसी ज़्यादा है और ठंडा करने का कैपेसिटी ज़्यादा है, और लो टेम्परेचर के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं R134A के बारे में। R134A, इसके लिए सबको जानने का क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। HFCs के बारे, ये HFCs फैमिली से बिलोंग करता है R134A। ओके, इसका अगर ODP अगर आप देखिएगा तो 0 होता है और GWP 1300 होता है। ठीक है, GWP कितना होता है? 1300। और अगर हम देखेंगे तो इट इज़ सूटेबल, इट इज़ यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर R12। जो R12 है, R12 क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का था ये R12। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फैमिली से बिलोंग करता था ये R12, याद है ना आपको? तो इसके लिए इसको हटाने के बाद आया था कौन? R134A आया था। ठीक है, R12 को हटाने के बाद आया था R134A आया था, एंड टू ए लिमिटेड रेंज फॉर R22। और जो R22 जो अभी जस्ट हम लोग ऊपर में पढ़े हैं R22, इसके लिए एक लिमिटेड रेंज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मतलब R22 का जो काम है वही काम लगभग R134A का है, लेकिन ये जो R134A है इसमें कुछ लिमिटेशन है। मतलब ये पूरी तरह से वो सक्षम नहीं है जितना ये R22 सक्षम है, लेकिन इसके करीब है कौन? R134A। और R134A R12 को हटाने के बाद, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फैमिली से बिलोंग करता था, इसको हटाने के बाद आया कौन? R134A। ओके, नाउ इसका अगर हम लोग देखेंगे तो गुड परफॉर्मेंस इन मीडियम एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। अगर हम लोग इसमें देखेंगे R134A, तो ये मीडियम टेम्परेचर के लिए भी ठीक है और हाई टेम्परेचर के लिए भी ठीक है। ठीक है, दोनों के लिए इसको अच्छा परफॉर्मेंस देता है कौन? R134A। और अगर इससे पहले जो हम लोग देखे थे R22 के बारे में, वो R22 क्या था? सिर्फ हाइयर टेम्परेचर में देता था, ये मीडियम और हाइयर दोनों देगा। ओके, अगर हम लोग टॉक्सिसिटी का बात करेंगे तो टॉक्सिसिटी इज़ वेरी लो, इसमें टॉक्सिक बहुत कम है, मतलब ज़्यादा पॉइजनस नहीं है हम लोगों के लिए। ठीक है, एंड नॉट मिसेबल विथ मिनरल ऑयल, और ये मिनरल ऑयल के साथ घुलता नहीं है। ठीक है, मिनरल ऑयल के साथ घुलता नहीं है, तो हम लोग को इसको फिल्टर करने के लिए आसानी होता है। ठीक है, नॉट मिसेबल विथ मिनरल ऑयल। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ R134A। ये R134A का प्रॉपर्टीज़ है। होप आपको समझ आया होगा। ODP 0 होता है, GWP 1300 होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसका GWP, लेकिन बाकी ओवरऑल ये इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसने R12 को सब्स्टिट्यूट किया जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फैमिली का था, और इसका जो लिमिटेड रेंज है R22 का, मतलब R22 हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ होता था, बट ये मीडियम और हाई दोनों के लिए होगा, मीडियम और हाई दोनों के लिए होगा। और फोर्थ था कि टॉक्सिसिटी इसमें बहुत कम होता है और ये मिनरल ऑयल के साथ घुलता नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास है R152A, HFC फैमिली का ही है R152A। ठीक है, 152A। इसका अगर हम लोग ODP देखेंगे तो इसका ODP होता है 0, इसका ODP होता है 0। ठीक है, 152A का ODP कितना होता है? ODP 0 होता है, और GWP 140 होता है। ठीक है, GWP 140 होता है। ये वेरी करता है एक्चुअली 140, इसका 152A का ये फ्लक्चुएट करता है, लेकिन एवरेज आप मान के चलिए कि मिनिमम 140 है। ठीक है, लमसम GWP 140, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 134A से 134A के कंपेयर में 152A का इसका GWP सबसे कम होता है ना। अगर हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे दोनों HFC फैमिली का ही था, HFC फैमिली का ही था R134A और R152A। इसका GDP 1300 था लगभग, और इसका GDP 1300 से कम है। HFC फैमिली का ही है R152A, और इसका GWP 140 है। ठीक है, जिसका लेकिन ये 140 मतलब R जो 134A है वो R134A के कंपेयर में GWP कम ही होता है R152A का। 152A का GWP कम होता है एज़ कम्पेयर टू R134A। ठीक है, R152A इज़ अनदर अल्टरनेटिव्स ऑफ HFC। मैंने बताया था कि ये HFC फैमिली का ही है, अनदर अल्टरनेटिव्स। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर किसके है?
R12 के, R12 के, R12, और ये R12 किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन फैमिली से। और मैंने ये भी बताया था कि R134A जो है, R134A भी है, वो भी R12 का ही अल्टरनेटिव्स था। और R152A, तो मतलब क्या हो गया कि R134A और R152A दोनों क्या है, लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी का होगा। ठीक है, तो ये है कि GWP इज़ 1 ऑर्डर लेस देन HFC 134A। जो GWP है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जो किसका, HFC 134A के कंपेयर में R152A का कम है। मतलब GWP कम है किसका, R152A का। ठीक है, बट इट्स स्लाइटली फ्लेमेबल। लेकिन जो HFC या R152A बोलिए या फिर HFC 152A बोलिए, दोनों ही सेम है। तो बट इट इज़ स्लाइटली फ्लेमेबल, लेकिन इसमें आग लग सकता है। ठीक है, फ्लेमेबल है। ऑल्सो इट हैज़ लो एनर्जी कंजप्शन, और इसमें जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी कम लगता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि R152A का यूज़ ना करके HFC 134A का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोपेन के बारे में। R290 प्रोपेन, ये हाइड्रोकार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ODP 0 होता है। इसका GWP देखेंगे तो 3 होगा। मतलब इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी कम हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा है ये, है ना। इसका कंपिटेबल विथ कॉपर, ये कॉपर के साथ कंपिटेबल है। इसका मतलब ये है कि कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और मिसिबल है मिनरल ऑयल के साथ, मिनरल ऑयल के साथ घुल सकता है। ठीक है, हाईएस्ट लेटेंट हीट, इसका लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। एंड लार्जेस्ट वेपर डेंसिटी, और इसका वेपर डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। ओके, थर्ड, अ थर्ड ऑफ ओरिजिनल चार्ज ओनली इज रिक्वायर्ड व्हेन रिप्लेसिंग हेलोकार्बन रिफ्रिजरेंट इज एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, ओनली एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। अब अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये 20% एनर्जी क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, 20% एनर्जी सेव करता है ड्यू टू लोअर मोलिकुलर मास एंड वेपर प्रेशर। जो लो मोलिकुलर मास होने की वजह से और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से इसका 20% एनर्जी को बचाता है। ठीक है, कौन, प्रोपेन। ओके, अब अगर हम लोग देखेंगे आइसोब्यूटेन के बारे में, तो आइसोब्यूटेन का भी अगर OWP कितना होता है, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल 0 होता है। और GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी इसका 3 होता है, लगभग सेम। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट है, हिंस लोअर इवोपरेटर प्रेशर। अब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से इवोपरेटर प्रेशर कम होता है। ठीक है, इवोपरेटर प्रेशर कम होगा। और इसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर है वो कम होता है। ठीक है, डिस्चार्ज प्रेशर इज लोएस्ट। और अगर हम लोग देखेंगे तो वेरी गुड कंपेटेबल विथ मिनरल ऑयल, और मिनरल ऑयल के साथ बहुत अच्छा है ये। ठीक है, मिनरल ऑयल के साथ अच्छा बिहेवियर शो करता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग का इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेशन में आता है। इसका ODP कितना होता है, लगभग 0। GWP भी 0 होता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आग भी नहीं लग सकता, नॉन फ्लेमेबल है, नॉन टॉक्सिक, पॉइजनस नहीं है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव, महंगा भी नहीं है, एंड वाइडली अवेलेबल, और ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल भी है एटमॉस्फेयर में। एंड इट इज़ हाई ऑपरेटिंग प्रेशर प्रोवाइडेड पोटेंशियल फॉर सिस्टम साइज एंड वेट रिड्यूसिंग पोटेंशियल। एंड इट्स हाई ऑपरेटिंग प्रेशर प्रोवाइड, ये जो है वो हाई ऑपरेटिंग प्रेशर प्रोवाइड करता है फॉर द सिस्टम साइज एंड वेट, सिस्टम का साइज एंड वेट के अनुसार। ठीक है, हाई ऑपरेटिंग प्रेशर प्रोवाइड करता है कौन, CO2। अगर हम लोग इसका ड्रॉबैक देखेंगे तो ड्रॉबैक क्या है कि ऑपरेटिंग प्रेशर ये ज़्यादा चाहिए, इसको 80 बार तक ऑपरेटिंग प्रेशर चाहिए, और इसका ओवरऑल इफिशियंसी कम हो जाता है, लो इफिशियंसी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बस यही डिमेरिट्स है कि इतना हाई प्रेशर बस आपको अटेन करने में थोड़ा सा काम वर्क करना पड़ेगा, और इसका इफिशियंसी भी कम होता है CO2 का। बाकी ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल के कंपेयर में बहुत अच्छा है। अगर हम लोग एमोनिया का बात करेंगे तो एमोनिया भी ODP 0 होता है और GWP भी 0 होता है। एक्सीलेंट थर्मोडायनामिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो थर्मोडायनामिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छा होता है इसका। और स्मॉल मोलिकुलर मास कम होता है। लार्ज लेटेंट हीट ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। लार्ज वेपर डेंसिटी ज़्यादा होता है। एंड एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स,
और इसका हीट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 132 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। हाईली इफ़िशियंट, ये हाईली इफ़िशियंट है साइकिल एट हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर में बात करेंगे तो इसका इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। हाई कंडेंसिंग टेम्परेचर में इसका इफ़िशियंसी अच्छा होता है। इट्स स्मॉल काउज लीक्स टू डिटेक्ट एंड फिक्स बिफोर रीचिंग डेंजरस कंसंट्रेशन, मतलब इसमें बोलता है कि काफ़ी कम ये लीक होता है, और अगर लीक हुआ भी तो इसमें हम लोग डेंजरस कंसंट्रेशन में नहीं पहुंच पाता है, हम लोग उसको रोक लेते हैं, ठीक है। रिलेटिवली लो प्राइस, इसका प्राइस भी अगर हम लोग देखेंगे तो कम होगा, लो प्राइस होगा। अगर इसका हम लोग ड्रॉबैक देखेंगे तो ये टॉक्सिक होता है, लेकिन टॉक्सिक होने के साथ साथ आप यहाँ देखेंगे कि हम लोग इसको काफ़ी अच्छा से डिटेक्ट कर पाते हैं और इसको लीक होने से बचा सकते हैं अमोनिया को, बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी एंड ऑल, ठीक है। इसका डेंसिटी एंड ऑल के कंपेयर में हम लोग इसको देखेंगे तो इसको लीक होने से हम लोग बचा सकते हैं, इसको लीक होने से हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। सम ड्रॉबैक्स इसका अमोनिया का यही है कि ये टॉक्सिक है, पहला ड्रॉबैक तो यही है कि ये टॉक्सिक है, लेकिन इसको हम लोग बचाया जा सकता है लीक होने से, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल अबाउट बिकॉज ऑफ डेंसिटी, सारा की क्यों, क्योंकि डेंसिटी इसका अच्छा होता है, इस तरह का होता है कि लीक होने से हम लोग बचा सकते हैं या रोक सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लीक होने से हम लोग रोक सकते हैं। अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो ये फ्लेमेबल भी है, आग भी लग सकता है इसमें, 16 to 28% कंसनट्रेशन है इसमें आग लगने का। नन कैपिटेबल विथ कॉपर, कॉपर के साथ ये अच्छा बिहेवियर नहीं शो करता है, कॉपर के साथ रिएक्शन कर जाता है, ये सब इसका डिमेरिट्स हो गया। टेम्परेचर ऑन डिस्चार्ज साइड ऑफ कंप्रेसर इज हाईली कंपेयर टू अदर रिफ्रिजरेंट, ठीक है। अगर डिस्चार्ज साइड में हम लोग देखेंगे कंप्रेसर का तो उसमें क्या होगा कि वो हाइयर होगा टेम्परेचर, ठीक है, डिस्चार्ज साइड का टेम्परेचर हाइयर होगा, ठीक है। ओके, अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वाटर के बारे में, वाटर H2O के बारे में, तो ODP इसका 0 होता है और GWP भी 0 होता है। वाटर एज रिफ्रिजरेंट इज़ यूज्ड इन एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वाटर को हम लोग रिफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ करते हैं कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। नाउ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी हैज़ क्रिएटेड अ स्पेस फॉर इट फॉर यूज्ड इन कंप्रेशन साइकिल ऑल्सो, लेकिन अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें हम लोग वेपर कंप्रेशन साइकिल में भी वाटर का यूज़ करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं, ठीक है। बट हायर देन द नॉर्मल वर्किंग प्रेशर इन द सिस्टम कैन बी फैक्टर इन रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ वाटर एज रिफ्रिजरेंट, ओके। बट हायर देन द नॉर्मल वर्किंग प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है इस सिस्टम में, ओके। नॉर्मल वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है, और इसीलिए एंड कैन बी सिस्टम कैन बी अ फैक्टर इन रिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ वाटर एज रिफ्रिजरेंट, और इसीलिए हाई प्रेशर देने की वजह से हम लोग वाटर को रिफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ करना नहीं चाहते हैं। और वाटर का रिएक्शन भी है वो, अगर हम लोग जो पाइप्स यूज़ करेंगे, अगर मेटालिक पाइप हुआ तो वो कोरोड कर सकता है, इसलिए भी हम लोग वाटर का यूज़ कम करना चाहते हैं। बट वेपर कंप्रेशन साइकिल में अभी न्यू टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि और भी जो जितना भी किसी में हर रिफ्रिजरेंट में कहीं ना कहीं कुछ मेरिट है, कहीं ना कहीं कुछ डिमेरिट्स है, तो हर एक रिफ्रिजरेंट में हम लोग देखेंगे कि हर रिफ्रिजरेंट पूरी तरह से सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं किसी में कमी आ ही जा रहा है, या तो आपका इफ़िशियंसी के मामले में हो, GWP मामले में हो, ODP के मामले में हो, ठीक है। लेकिन हम लोग को ओवरऑल हम लोग को ये देखना है कि किस में हम लोग को नुकसान कम हो रहा है और फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है, हम लोग उससे कंपेयर करेंगे कि नुकसान किस में कम मिल रहा है और फ़ायदा किस में ज़्यादा मिल रहा है, उसके कंपेयर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा रिफ्रिजरेंट हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम लोग का फ़िलहाल रिसर्च इसमें चल रहा है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर द लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग, थैंक यू।